क्लास 10th। इसके पहले 2 वीडियो जो मैंने दिए हैं आपको, वो हमारा पार्ट जो था अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, उसकी व्याख्या मैंने दी है आपको। 2 वीडियो आपने देखकर अगर समझ लिया होगा तो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसी का तीसरा वीडियो ये है, इसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर इसमें कई तरह के हैं। सबसे पहले हम इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर लेते हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगर पाठ्य पुस्तक आपके साथ हो तो आप पाठ्य पुस्तक में वो प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को क्यों पीछे धकेल रहे हैं? देखिए, है तो बहुत छोटा सा, ये मौखिक का है, बहुत छोटा सा इसका उत्तर है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा के बताती हूँ। जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसके रहने के लिए, खाने के लिए, बसने के लिए भी स्थान की जरूरत पड़ती है। तो अब कुछ बिल्डर्स जो हैं वो समुद्र को हटाकर वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, इसलिए समुद्र जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। ये वो करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन ये फायदा जो है वो हमें लंबे समय में जाकर एक नुकसान देता है। ये प्रश्न मैंने आपको थोड़ा समझाने की फॉर्म में बता दिया। अब मैं इसका बिल्कुल आपको मौखिक का छोटा सा उत्तर बताती हूँ। बड़े बड़े बिल्डर्स समुद्र को क्यों पीछे धकेल रहे हैं? बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो समुद्र की जमीन को हथियाने के लिए, अपने फायदे के लिए समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं। समुद्र को हम पीछे धकेल नहीं सकते। अगर उसकी थोड़े से एरिया को सुखाकर वहां पर बिल्डिंग बना लेते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ चला जाता है। अब देखिए इसका ही मौखिक का प्रश्न नंबर 2। लेखक का घर किस शहर में था? मैंने आपको जीवनी में बताया था कि लेखक जो था उसका जन्म तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन बेसिकली वो लोग कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन उसके बाद उनके माता पिता ग्वालियर में आकर बस गए थे। तो अगर प्रश्न के हिसाब से हम इसका उत्तर कहें तो उत्तर यह है कि लेखक का घर ग्वालियर में था। प्रश्न नंबर 3, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशान थे कि उनके अंडे टूट गए थे। इसी परेशानी में वो इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कबूतर का जो एक्ट है वो फड़फड़ाना कहलाता है। हर किसी के एक्ट को अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे शेर को दहाड़ना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 आप देखिए, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? इसका छोटा सा उत्तर यह है कि जीवन डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में सिमटने लगा है। अब हम इसको जरा समझाने की फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहां पर सड़कें बड़ी, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, लेकिन घर छोटे छोटे। अगर छोटे शहर का व्यक्ति बड़े शहर में जाता है, घर में जब एंटर करता है और 2-4 कदम आगे जाता है तो लगता है बस घर का अंत हो गया। तो घर छोटे छोटे कमरों में सिमट गया है। ये बड़े शहरों की बहुत बड़ी त्रासदी है। छोटे शहरों में अभी भी बड़े बड़े घर मिल जाते हैं। दालान होते हैं, आंगन होते हैं। दालान यानी कि बरामदे, आंगन होते हैं, छत होती है, खुले टेरेस घर में होते हैं। छोटे शहरों का और बड़े शहरों का रहन सहन अलग होता है। लेकिन इसका जो सटीक उत्तर है वो ये है इसका कि जीवन छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। आइए हम लिखित पर आ जाते हैं, जो है आपकी पुस्तक से मैं पढ़ती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ यह है कि ये उत्तर हमें छोटे देने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, 25-30 शब्द उन्होंने कहे हैं। अगर हम 25 और 30 शब्द गिनने बैठ जाते हैं तो हमारे उत्तर क्लियर नहीं होते। तो हमें शब्दों का ख्याल रखते हुए अपनी बात को पूरा भी करना है, ये ख्याल रखिएगा। इसीलिए हमने आपको वाक्य कहीं पढ़ाया था पिछले छोटे क्लासेस में। 6, 7, 8, 9 तक आपने कहीं वाक्य पढ़ा होगा, क्योंकि 3 तरह के वाक्य थे। इसीलिए वाक्य पढ़ाया जाता है कि जो मिश्रित वाक्य है वो चीजों को छोटा कर देता है। लंबे चीजों को हम जब छोटा करना चाहते हैं तब हम मिश्रित वाक्यों का प्रयोग किया करते हैं। ये वाक्य का जब मैं टॉपिक आपको समझाऊंगी व्याकरण में तब डिटेल में बताऊंगी। अभी हम इस पर ही आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि नूह शब्द यहाँ पर एक विशेष पद के लिए, विशेष ओहदे के लिए, विशेष दर्जे के लिए प्रयोग किया जाता है। वही लश्कर ने एक बार जख्मी कुत्ते को गंदा कह दिया। कुत्ते ने जवाब दिया कि सबको बनाने वाला वो मालिक है। लश्कर के दिल को ये बात लग गई। उन्हें इस बात से बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत दुख पहुंचा कि उनकी बात से एक कुत्ते को दुख पहुंचा है। इस प्रश्न का इस किस्से से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन लश्कर के लिए ये वाला जो किस्सा है, जो कहानी है, वो साथ चलती है, इसलिए मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ एक दरिया दिल औरत थी। दरिया दिल औरत का अर्थ यहाँ पर यह है कि हर किसी के भावनाओं को, हर किसी के जो फीलिंग्स को उनको समझने वाली थी। इसीलिए वो लेखक से बचपन में कहती थी कि संध्या होने पर, शाम होने पर पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। पेड़ उससे हर्ट होते हैं और वो आशीर्वाद की जगह बद्दुआएं दिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकृति में असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति यानी कि नेचर, जो उसमें असंतुलन यानी कि बैलेंस हमने खराब कर दिया उसका, उसके क्या परिणाम हुए? देखिए, प्रकृति में असंतुलन का प्रभाव जब लेखक ने ये पाठ लिखा तब से लेके आज तक पड़ रहा है। अभी हम देखते ही हैं, गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, बाढ़ें, सैलाब, भूकंप, तूफान आदि समय समय पर आती रहती है। इसका एक नुकसान और भी है, प्रकृति में असंतुलन आने से नए नए रोग भी उत्पन्न होते हैं, जिसका असर हमारे समाज पर, हमारे शरीर पर, हमारी आयु पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखक की मां ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा? लेखक की मां ने पूरे दिन रोजा दुख के कारण रखा, पश्चाताप के कारण रखा। कबूतरों के अंडे बचाने के चक्कर में एक अंडा उनके हाथ से ही टूट गया, जिस बात का उन्हें बहुत अफसोस हुआ और इस बात की ईश्वर से माफी मांगने के लिए, क्षमा प्रार्थी होने के लिए उन्होंने दिन भर रोजा रखा और नमाजें पढ़कर रोती रही। वो ये प्रार्थना करती रही कि उन्होंने जो गलती की है उस गलती को ईश्वर माफ कर दे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हम इसको अपने आधार पर नहीं लिख सकते, जो कुछ हम देखते हैं वो नहीं, जो कुछ लेखक ने पाठ में कहा है हम उसके आधार पर ही इसका उत्तर करेंगे। लेखक के अनुसार जहां उसका घर था उसके पहले दूर दूर तक चारों ओर जंगल था, हरे भरे पेड़ थे, हरियाली थी, जो पशु पक्षी थे वो आराम से वहां पर रहते थे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ वहां पर बस्ती बनती चली गई। बस्ती का मतलब मेरा है कि इंसानों को रहने के लिए घर बनने लगे, उनके आराम की दूसरी चीजें बनाई जाने लगी, जिसका परिणाम ये निकला कि पेड़ों को काटते चले गए और पेड़ कटने से वो हमारे पक्षी जो वहां पर बसेरा लेते थे, जिनके वो आवास थे, वो वहां से उड़ के दूर कहीं चले गए। कुछ तो खो गए और कुछ बिल्कुल ही मिट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, डेरा डालने वाला आप जानते हैं कि डेरा डालना किसे कहते हैं। बचेंद्री पाल क्लास 9th डेरा डालने वाला प्रश्न वहां भी आया था। उन्होंने अपनी यात्रा में 7 डेरे डाले थे। अब डेरा डालना मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अस्थायी निवास, कुछ समय के लिए कहीं रहने को डेरा डालना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेख अयास के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों खड़े हो गए? शेख अयास के पिता कुएं से स्नान करके लौटे, भोजन के लिए बैठ गए, तब उनकी नजर पड़ी कि उनके हाथ पर एक चूटा रेंग रहा है। उन्हें बहुत सदमा लगा। उन्होंने सोचा कि एक घर वाले को उन्होंने बेघर कर दिया है, पहले वो उसको उसके घर छोड़कर आएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये है आपका 50 और 60 शब्दों के उत्तर वाले पोर्शन। इसका प्रश्न नंबर 1, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आबादी बढ़ने के कारण उनको रहने के लिए स्थान प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण इस बात के लिए समुद्र में भराव किया गया, जिसे समुद्र सिकुड़कर छोटे हो गए। इससे बहुत सारी आपदाएं आने लगी। आबादी बढ़ने के कारण प्रदूषण भी बढ़ने लगा और प्रदूषण बढ़ने से वातावरण में परिवर्तन आने लगा और बढ़ती आबादी के भरण पोषण के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए पेड़ों को भी काटा जाने लगा, जिससे बहुत सारे जीव जंतु जो थे वो विलुप्त हो गए। तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक की पत्नी को
खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के घर में कबूतरों ने डेरा डाल लिया था। वो बार बार उनकी खिड़की से आते और जाते थे, जिसके कारण लेखक की बहुत सी किताबें गंदी हो जाती थी। उनकी पत्नी परेशान हो गई। इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अपने घर की खिड़की में जाली लगवा दी। फिर कबूतरों का आना जाना बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा किस प्रकार से निकाला? आबादी बढ़ने के कारण रहने की जमीन की जरूरत पड़ने लगी। समुद्र के पानी को सुखाकर समुद्र को छोटा करके रहने के लायक जमीन बनाई जाने लगी। समुद्र ने सहता रहा, लेकिन सहते सहते एक समय ऐसा आया कि उसने उसका बदला ले लिया और 3 जहाजों को बच्चों की बॉल की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। समुद्र का गुस्सा बहुत खतरनाक था, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा होता है। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए मैं आपको पैगंबर नूह की तरफ जाना चाहती हूँ कि उनके सामने एक गंदा कुत्ता आ गया। उन्होंने कुत्ते से कहा कि हट जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने उनसे कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना आप अपनी मर्जी से इंसान बने, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रहता, जब शरीर नहीं रहता, जब प्राणी, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, जब उसका शरीर मिट जाता है तो बताया नहीं जा सकता कि कौन सी आत्मा किस शरीर से थी। तो इसलिए किसी को भी हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ये तो हो गया आपके प्रश्न उत्तर। अब हम आशय स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। आशय स्पष्टीकरण में भी हमारे इसमें 4 आशय हैं। मेनली वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। इसका उत्तर वही है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने रहने सहने के लिए समुद्र को हटाकर जमीन बनाकर उस पर बिल्डिंग बनाने लगे। समुद्र को गुस्सा आया, गुस्सा आने का परिणाम ये निकला कि उसने हमारे जहाजों को उठाकर फेंक दिया। अभी पिछले आंसर में भी मैंने आपको यही बात बताई थी। दूसरा आशय स्पष्टीकरण, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति से दिन ब दिन खिलवाड़ करता चला आ रहा है। तो नेचर सहती रहती है, प्रकृति उसको सहती है, लेकिन सहते सहते जब उसकी बर्दाश्त नहीं रहती तो वो उसका बदला लेने लगती है। जैसे कि हम आजकल बेवक्त की बरसातें होती हैं, जलजले आते हैं, बाढ़ आती है, नित नए परेशान करने की चीजें व्यक्ति को आती रहती हैं। नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका सही करना इंसान के बस में कई बार नहीं होता। देखिए अगला प्रश्न, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ये बात व्यक्ति की तरफ भी लागू होती है कि जो जितना बड़ा होता है उसकी सहने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। जो जितना बड़ा होता है उसकी सहन शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। समुद्र के सेंस में कहें हम तो कि समुद्र भी सहता रहता है जितना भी उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन फिर जब उसको गुस्सा आता है तब एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी चीजों को उठाकर फेंक देता है। जैसे कि बंबई में हुआ कि उसने हमारे जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया। अगला आशय देखिए, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहां वहां डेरा डाल लिया है। मनुष्य ने अपने रहने के स्थान को बनाने के लिए पेड़ों को भी अंधाधुंध काट डाला, जिसका परिणाम ये निकला कि जो पशु पक्षी उन पेड़ों के सहारे अपना जीवन बिताते थे वो बेघर हो गए, सुरक्षित स्थानों पर चले गए या मर गए। इससे या कहीं कहीं वो बस गए, उन्होंने अस्थायी डेरा डाल लिया। हम भाषा अध्ययन देखते हैं, थोड़ा सा देखिए। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों के कारक चिन्हों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। उनके नाम रिक्त स्थानों में लिखिए, जैसे मां ने भोजन परोसा, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे,
दरिया पे जाओ तो उसे सलाम करो। तो माँ ने भोजन परोसा, ने कर्ता कारक है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, के लिए संप्रदान कारक है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, को कर्म कारक है। कबूतर परेशानी में इधर उधर भटक रहे थे। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, में अधिकरण कारक। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, पर अधिकरण कारक। एक प्रश्न इसमें और है जो आपको करना चाहिए, जैसे निम्नलिखित वाक्यों को में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आजकल बहुत खराब है। आजकल के बाद इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा है। शब्द दिए हैं जमाना या जमाना, तो इसमें आएगा जमाना। जमाने का अर्थ होता है समय। पूरे कमरे को सजा दो या सजा दो, पूरे कमरे को सजा दो। इसमें सजा दो नहीं हो सकता, पूरे कमरे को सजा दो। सजा देने के लिए तो वहां पर बच्चों को लाना पड़ेगा कि पूरे कमरे के बच्चों को सजा दो, तो इसका में आएगा सजाना, यानी कि डेकोरेट करना। माँ दही, इसके बाद रिक्त स्थान है, भूल गई। दही को जमाया जाता है, तो माँ दही जमाना भूल गई। दोषी को सजा दी गई। दो शब्द थे आपके, सजा और सजा, तो इसमें सजा आएगा। महात्मा के चेहरे पर तेज था या तेज था। तेज का मतलब होता है स्पीड और तेज का मतलब होता है ग्रेस, तो महात्मा के चेहरे पर तेज था। तो ये थे आपके पीछे भाषा अध्ययन संबंधी 2 प्रश्न जो आपको करने चाहिए, वो मैंने बता दिए। इसके साथ योग्यता विस्तार है। पशु पक्षी वन्य संरक्षण केंद्रों में जाकर पशु पक्षियों की सेवा के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर में लिखा है छात्र स्वयं करेंगे। अपने आसपास प्रतिवर्ष एक पौधा लगाइए और उसकी समुचित देखभाल कर पर्यावरण में आए असंतुलन को रोकने में अपना योगदान दीजिए। ये छात्र करेंगे, ये वाला आप जरूर करिएगा। अपने आसपास एक पौधा अवश्य लगा लीजिए। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब अपने मनोरंजन के लिए मानव पशु पक्षियों का उपयोग करता हो। तो देखिए, आपने देखा होगा कि मदारी बंदर लेकर आ जाता है, सपेरा सांप लेकर आ जाता है, तो वो अपने धन उपार्जन के लिए, अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए पक्षियों का, पशुओं का प्रयोग करता है, जिससे दूसरों का मनोरंजन होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए एक तरह का ये टॉर्चर है। लेकिन अगर देखें हम कि इससे उनकी रोजी रोटी निकलती है, उनके भोजन का प्रबंध होता है, तो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। ये थे हमारे इस पाठ अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के प्रश्न उत्तर, जो मैंने आपको सब बता दिए। भाषा अध्ययन भी बता दिया जितना जरूरी था, और जो चीजें मैंने कहा है कि आप खुद करेंगे, वो जब समय मिले तो जरूर कीजिएगा। अभी तो आपका 10th का साल है, आपको समय जरा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब आपके एग्जाम हो जाए, आप फ्री हो जाएं, तो जरूर एक पौधा लगाइएगा और अपने आसपास वालों से भी कहिएगा कि एक एक पौधा लगा दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आप दबाते ही हैं। थैंक यू।